हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 29 ऑफ अप्रैल 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं रोज की तरह। तो आपने यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ जो है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार मैं अपनी एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका नाम है करियर्स क्लाउड। तो याद रखना है दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम करियर्स क्लाउड है, रीस्टोर कर चुके हैं, दोबारा से आप इसको अनइंस्टॉल करके डाउनलोड कर लें। नया वर्जन जो है वो आ चुका है, इसको अपडेट कर लें या डाउनलोड कर लें और ये आपकी प्रिपरेशन को जरूर इनहेंस करेगा। अगर फिर भी नहीं कुछ पता लग रहा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, डाउनलोड करने के बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें। जैसे ही लॉगिन करेंगे, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें तो 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। मतलब 12 महीने और 24 महीने के लिए करंट अफेयर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोनों का प्राइस दोस्तों बहुत ज्यादा कम है। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हम इसमें प्रोवाइड क्या कर रहे हैं आपको, मतलब आप इसको क्यों परचेज करोगे। हम दोस्तों इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में आपको 3 तरह के सेक्शन मिलेंगे। एक में आपको डिटेल्ड करंट अफेयर मिलेगा उसी दिन का, एक में मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर अफेयर्स, मतलब उसी फॉर्मेट में, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे, उससे आप रिवाइज कर सकते हो। एक होगा क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली सेक्शन, इसमें भी हम आपको 3 सेक्शन देंगे, मतलब डिटेल्ड पर्टिकुलर उस वीक के आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे डिटेल फॉर्म में। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे पर्टिकुलर उसी वीक के, और साथ ही साथ आपको क्विज सेक्शन मिलेगा जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि यार मुझे कितना करंट अफेयर याद रह रहा है और कितना और रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। मंथली सेक्शन मेरे लिए या आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग तरह की पीडीएफ जो है वो मिलती हैं। जैसे कि आपको मिलेगी एक स्टडी पीडीएफ। स्टडी पीडीएफ का मतलब है इसमें पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर आपको जो है वो मिल जाएगा। डिटेल्ड का मतलब है कि पूरे महीने के थ्योरेटिकल करंट अफेयर पूरे जो है वो डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन किए हुए वो आपको मिल जाएंगे, ताकि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ सको। फिर आपको इसको रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ का यूज करोगे। क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ का मतलब है कि जितना भी ये थ्योरेटिकल करंट अफेयर होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेगा, ताकि आप क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में उसको बार बार रिवाइज कर सको। एक होगा दोस्तों टॉप 100, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको। एक होगा पॉकेट पीडीएफ, 1 लाइनर 2 लाइनर में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए आप पॉकेट पीडीएफ का यूज करें, ताकि आप अपने एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी से इसको पढ़ सकें। तो गाइस, ये हो गया डेली, वीकली और मंथली सेक्शन। लेकिन इसी के साथ हम आपको स्मार्ट पीडीएफ दे रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो सके, और इसको हम कहते हैं टॉपिक वाइज पीडीएफ। तो पर्टिकुलर जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि आपकी वीकनेस है या एग्जाम से पहले आपको लगता है कि उसको पढ़ना है, तो आप उस टॉपिक वाइज पीडीएफ को जब उठा के पढ़ सकते हो। तो अलग अलग तरह के टॉपिक्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इससे आपकी प्रिपरेशन जरूर जो है वो इनहेंस होगी, ये हमारा जो है वो वादा है। और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है, मतलब बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, तो और भी ज्यादा जो है वो आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे 3 तरह के अलग अलग सेक्शंस। एक आपको मिलेगा पूरा डिटेल में बैंकिंग एंड इकोनॉमी पीडीएफ का करंट अफेयर, एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स, एक होगा क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर बैंकिंग स्टूडेंट, कि इकोनॉमी और बैंकिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो अटेम्प्ट करके देख सकते हो कि मुझे कितनी तैयारी की और जरूरत है और कितना करंट पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा दोस्तों एग्जाम पीडीएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जाम से पहले आप सिर्फ एक ही पीडीएफ को उठाओगे और उसका नाम है एग्जाम पीडीएफ। मतलब इसमें पूरे साल का जितना भी करंट अफेयर होगा वो सारा एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। जैसे जैसे कोई महीना गुजरता जाता है तो हम उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। तो आपको एक पीडीएफ उठानी है और उससे आप सारे करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हो। एक होगा दोस्तों स्पेशल करंट अफेयर, जैसे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बताएंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तो तैयारी कर ही रहे होंगे। तो किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, हम सारे स्टेट करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड करें आपके लिए, ताकि यार आपको कोई स्टेट करंट अफेयर के लिए अलग जगह पे ना जाना पड़े, आप एक ही जगह पे सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएं। तो हम कुछ भी मिस नहीं होने देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर ये सारी चीजें ले लेनी है। मतलब इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन या ना ही कोई अलग अलग प्लान है, ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आएंगी। सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर लेनी है। दोनों का प्राइस दोस्तों बहुत कम है। मतलब इतने जो पैसे आप एक दिन के
अंदर जो है वो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे जो है वो इसको जो है वो स्पेंड कराते होंगे जाके मार्केट में। तो इससे अच्छा है कि यार एक साल का करंट अफेयर अच्छे से ढंग से पढ़ लो और एग्जाम क्लियर कर लो। तो मतलब एक बार चेक जरूर करें मेरे कहने से। लेकिन इसके ऊपर भी हम आपको ऊपर से 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप इस कोड का यूज करेंगे H10 का। और गाइस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, support@theratefairscloud.com। डेफिनेटली आपको रिप्लाई आएगा और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें यार। मैं पर्सनली जो है वो रोज इसके ऊपर 1-1.5 घंटा लगाता हूं कि आपके सारे मैसेजेस जितने भी आपके आए हुए हैं कमेंट बॉक्स में उसको जो है वो जरूर रिप्लाई कर सकूं। तो आप वहां भी कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 29 अप्रैल 2021 का। लेकिन मैं फिर से सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यार, आपकी सपोर्ट की जरूरत है और आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप जो है वो लाइक नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। 700+ लाइक का टारगेट देखो कितने टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन इसको मेंटेन जो है वो नहीं कर पा रहे। एक आधी बार मिलता है, 2 बार मिलता है या 5-6 दिनों के अंदर मिलता है, तो उसका मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता। तो शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करोगे। सब्सक्राइब करना अगर पहली बार इसको देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया एंड फ्रेंच नेवी कंडक्टेड बाइलेटरल एक्सरसाइज इन अरेबियन सी। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि इंडिया और फ्रांस की ये एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है और ये अरेबियन सी में हुई है। उसका नाम क्या है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका नाम क्या है? वरुणा। तो इसका नाम है वरुणा 2021। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी आपने याद रखने हैं क्योंकि ये तीनों की तीनों एक्सरसाइजेज जो हैं वो किसके साथ हुई हैं? फ्रांस के साथ ही हैं। जैसे कि डेजर्ट नाइट 21, ये दोस्तों फ्रांस के साथ है लेकिन ये एयर एक्सरसाइज है। गरुड़ा नाम से पता लगा, गरुड़ पंछी उससे रखा गया, तो ये भी एयर एक्सरसाइज है। शक्ति जो है वो दोस्तों आर्मी की एक्सरसाइज है, लेकिन हैं तीनों की तीनों जो है वो फ्रांस की ही हैं। और चौथी भी आप देख रहे हो यहाँ पे वरुणा 2021 फ्रांस की है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज अरेबियन सी में हुई है, उसका नाम क्या है? वरुणा 2021। तो याद रहेगा क्वेश्चन, बिल्कुल याद रहेगा। और ये 19th एडिशन था इस पर, जो कि अरेबियन सी में इसको कंडक्ट किया गया। 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में इसको कंडक्ट किया गया है। तो इसमें इंडियन जो हिस्सा है वो बहुत सी आप कह सकते हो कि जो गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं INS कलकत्ता और भी इंडियन नेवी के एसेट्स ने जो है वो इसके अंदर क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। तो इसको जरूर याद रखना है। और इसमें खास करके मैं नाम लूंगा जो हमारे पास हैं, लाइक INS तरकश है हमारे पास, INS तलवार है, कलवरी क्लास सबमरीन्स हैं। तो ये सारी की सारी जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और यार ये वरुणा जो बाइलेटरल एक्सरसाइज है 1983 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसका नाम वरुणा जो है वो चेंज कर दिया गया था 2001 में। तो इस तरह से अब लिखना स्टार्ट कर दिया। और इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वरुण जो है वो समुद्र का भगवान है। तो आपको पता ही है मेरे ख्याल से सब लोगों को जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो गॉड ऑफ ओशंस जो है वो कहा जाता है। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ओशन मतलब जो है वो क्या होगा? समुद्र। समुद्र मतलब नेवी की एक्सरसाइज होगी, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जापान जो है वो दोस्तों एक मिलिट्री ड्रिल भी करने वाला है। कौन सी? 2 कंट्रीज के साथ, यूएस और फ्रांस के साथ। ये भी आपने जो है वो याद रखना है। यूएस और फ्रांस के साथ जापान मिलकर करेगा, मतलब ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होगी, इसमें इंडिया शामिल नहीं होगा। और ये होगी कहां पे दोस्तों? ये जापान के अंदर होगी। मतलब ये जापान का जो साउथ वेस्ट रीजन है वहां पे जाके जो है इस एक्सरसाइज को किया जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, अदरवाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और रिसेंटली हमने एक न्यूज कवर की थी कि नेवीज ऑफ इंडिया, मतलब 4 कंट्रीज की नेवीज, इंडिया और क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज का मतलब है इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की थी जो कि फ्रांस ने लीड किया था। लेकिन दोस्तों इसमें खास बात क्या कि ये हुई इंडिया में थी। मतलब जो इंडियन ओशन रीजन है हमारा, ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है, वहां पे इसको जो है वो लीड किया था। लेकिन किया फ्रांस ने लीड किया था। इस एक्सरसाइज का नाम था ला पेरूज। तो याद रखना है एक्सरसाइज का नाम। और ये कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है? क्वाड कंट्रीज के बीच में हुई है। तो फ्रांस के बारे में दोस्तों आपको पता है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, कैपिटल पेरिस है, करेंसी जो है वो यूरो है। और इंडियन नेवी के बारे में भी मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को मैं रोज बताता रहता हूं। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द शैंडलर्स गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021? जब भी कोई इंडेक्स आता है, मैंने हमेशा कहा है 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है दोस्तों। कौन सी? एक तो किसने उस इंडेक्स को पब्लिश किया है, किसका टॉप रैंक है उसके अंदर, और तीसरा सबसे बड़ा कि इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इसको पब्लिश जो है वो कौन से इंस्टीट्यूट ने किया। तो यहां पे आप एक नाम देख रहे हो किसका? शैंडलर का। तो ये दोस्तों शैंडलर से ही आप जो है वो आइडिया लगा सकते हो कि ये किसने पब्लिश किया है। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है शैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जो कि कहां पे है? सिंगापुर के अंदर है दोस्तों। उन्होंने इसको पब्लिश किया और ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने एक ऐसा एडिशन जो है जो गुड गवर्नेंस से लेके या गुड गवर्नमेंट इंडेक्स के बेसिस पे
उन्होंने पब्लिश किया है। और टॉप स्थान दोस्तों मतलब सबसे अच्छी कंट्री के अंदर जिन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज का निर्माण किया, गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, आउटकम्स अच्छी हैं, वो कंट्री कौन सी है? फिनलैंड है दोस्तों। मतलब टॉप किसने किया? फिनलैंड ने। दूसरा स्थान इसमें स्विट्जरलैंड का है, तीसरा स्थान जो है वो इसमें सिंगापुर का है, लेकिन पहला कंट्री जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। इंडिया का स्थान दोस्तों याद रखना है, इंडिया जो है वो 49th नंबर पे है आउट ऑफ 104 कंट्रीज। मतलब 104 कंट्रीज को इसमें से आंका गया है, जिसमें गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज मतलब गवर्नमेंट के आउटकम्स को देख के जो है इसको तैयार किया गया। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, ये पहला मतलब लिस्ट है, जब पहली बार है जो पब्लिश किया गया है इस रैंक को इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसका नाम है शैंडलर्स इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सिंगापुर। तो यहां पे आप देख सकते हो द शैंडलर्स गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 लॉन्च इवेंट, और इंडिया का 49 स्थान है 104 कंट्रीज में से गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में। तो मतलब ना तो आप कह सकते हो बहुत ज्यादा बुरा है, ना ही आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब हम जो है वो बीच विचाले जो है वो अटक चुके हैं, बीच विचाले लटक चुके हैं। अब क्या करें? तो गवर्नमेंट को इंप्रूव करना होगा। तो यार 34 इंडिकेटर्स के बेसिस पे इसको आंका गया, जो कि आगे 7 सेक्शंस में क्या है? डिवाइडेड है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मार्केट प्लेस कैसा है, अट्रैक्टिव है भी या नहीं है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हैं या नहीं है, जिसमें लोग जो है वो अपनी मर्जी से काम कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लीडरशिप कैसी है, लॉज एंड पॉलिसीज कैसी बन रही हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प हो भी रही है या नहीं हो रही है, उसमें कोई वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, इन्फ्लुएंस ग्लोबल इन्फ्लुएंस कैसी है उस कंट्री की, रेपुटेशन कैसा है। तो इन चीजों के बेसिस पे ये रैंक को आंका गया है। और इसमें अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे तो पाकिस्तान का रैंक बहुत ही नीचे है, 90th रैंक है। मतलब उसका आप कह सकते हो ना तो मार्केट प्लेस इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, ना ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, तो इमेज उसकी बहुत ज्यादा पुअर है। श्रीलंका का रैंक पाकिस्तान से कुछ अच्छा है, 74th है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि वहां पे वायलेंस के बेसिस पे जो है वो नहीं आंका गया। हाँ, चाइना का रैंक जो है वो अच्छा आंका गया, इंडिया से 41 रैंक है दोस्तों चाइना का, बिकॉज ऑफ वहां की पॉलिसीज जो है वो अट्रैक्टिव हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से वो काम कर सकती हैं चाइना के अंदर ही, लेकिन लॉज एंड पॉलिसीज वो खुद बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उनका रैंक जो है वहां पे अच्छा होगा। तो चाइना 41। लेकिन एक रिसेंटली याद रखना है, इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 रिलीज किया था, जिसके अंदर गुड गवर्नेंस के बेसिस पे स्टेट्स को आंका गया था, और 5th एडिशन ऑफ गवर्नेंस था ये। और कौन सी स्टेट जो है वो लार्ज स्टेट में सबसे अच्छा आंकी गई थी? केरला। स्मॉल स्टेट्स में गोवा आंकी गई थी सबसे अच्छी, और यूटीज में कौन आंका गया था? चंडीगढ़। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। और शैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के बारे में बता चुका हूं कौन सा है, सिंगापुर के अंदर वो है। टॉप कंट्री फिनलैंड, और इंडिया का स्थान 49th है। लेकिन दोस्तों जो बाकी रैंक आप यहां पे देख रहे हो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रैंकिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले 40th रैंक दोस्तों इंडिया का कौन से रैंक के अंदर है? मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, याद रखना है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर जो है वो इसका है, और इसके अंदर 40th स्थान है इंडिया का। लेकिन इसके में कौन सी कंट्री ने टॉप किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टॉप किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है दोस्तों 121st, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बहुत बार बता चुके हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया का स्थान है, ये 2020 का इंडेक्स है, सॉरी 2021 का इंडेक्स है, और इसमें सबसे टॉप पे कौन है? सिंगापुर सबसे टॉप पे, सिंगापुर ने इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किया था। नेक्स्ट है 94th दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान है 94th, तो ये भी याद रखना, लेकिन ये 2020 का है। बाकी ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स भी और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स दोनों 2021 के हैं, तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन टू रिसीव वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। ये इनको इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने वाइल्ड कंजर्वेशन के ऊपर काम किया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर काम किया है, और उसको बचाने के ऊपर काम किया है। तो ये पहली इंडियन है और साथ ही साथ एशियन वुमेन भी हैं पहली जिनको ये अवार्ड मिला है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। तो इसमें भी ये जरूरी है कि अवार्ड जो है वो किसके द्वारा जो है वो दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। लेकिन सबसे पहले नाम देखते हैं, नाम है डॉक्टर कृति के कारनाथ। तो याद रखना है, डॉक्टर कृति के कारनाथ को ये अवार्ड जो है वो मिला है। किस काम के लिए मिला होगा भाई? वाइल्ड लाइफ अवार्ड है तो किस काम के लिए मिला होगा? मतलब वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए मिला होगा। एक बार फोटो देख लो, ये है कृति जी जिनको ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। तो आप यहां पे देख सकते हो ये अवार्ड दिया है दोस्तों वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन, जो कि एक बेंगलोर बेस्ड फाउंडेशन है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। डॉक्टर कृति के कारनाथ को ये अवार्ड मिला है, जो खुद एक चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं एक बेंगलुरु बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज। ये भी बेंगलुरु बेस्ड है और इनको मिला वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। सिर्फ इतना ही आप अगर याद रख लेते हो तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जामिनर आपको नहीं पूछ सकता। लेकिन फिर भी एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो फाउंडेशन है, लाइक वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन है दोस्तों, ये दो और फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करती है, एक वाइल्ड इनोवेटर्स, एक वाइल्ड एडवोकेट्स। वाइल्ड इनोवेटर्स का मतलब है जो ये देखते हैं कि
लाइक आप कह सकते हो कि जो ये देखते हैं कि किस तरह से हमने कंजर्व करना है नेचर को, और किस तरह से और इनोवेटिव मेथड जो है वो हम लेके आ सकते हैं, किस तरह से एक्सपर्ट्स की राय ली जा सकती है, और हम जो है वो वर्ल्ड को जो है वो एक नया तरीका जो है वो वाइल्ड लाइफ को बचाने का ढूंढ सकते हैं। वाइल्ड एडवोकेट्स का मतलब है जो सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, वो किस तरह से प्रमोट करते हैं कि लोगों की फ्रीडम को, एनिमल्स की फ्रीडम को, प्लांट्स की फ्रीडम को, तो उसको किस तरह से प्रमोट करते हैं। तो मतलब इसको कहते हैं पावर ऑफ थ्री, वाइल्ड एलिमेंट्स, वाइल्ड इनोवेटर एंड वाइल्ड एडवोकेट को मिला देंगे तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगी, और तीनों ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन काइंड, एनिमल काइंड और प्लांट काइंड, तीनों के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। इवन इनका टारगेट भी है यार ये वाइल्ड एलिमेंट्स का कि 2030 तक हम जो है वो $10 मिलियन जो है वो खर्च करेंगे टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, ताकि उसको अचीव किया जा सके। वो सारी बातें हो चुकी हैं। यहाँ पे नाम जो है वो आपने याद रखना है, कृति के कारनाथ, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन की आप कह सकते हो कि चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टडी, जो कि कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में और कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ऑप्शंस दोस्तों। ऑप्शन में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या, ऑप्शन में आप देख रहे हो अवार्ड्स जो हैं वो और भी मिले हुए हैं दोस्तों, किस किस को ये अवार्ड जो है वो मिल चुका है, ये भी आपने याद रखना है। तो सबसे पहले आप नाम देख रहे हो अंजलि भारद्वाज जी का। अंजलि भारद्वाज को एक अवार्ड मिला, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड। नेक्स्ट आप नाम देख रहे हो कौशल्या शंकर, या इनका नाम जो है वो आप ले सकते हो, दैट इज कौशल्या शंकर। कौशल्या भी कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। इनको मिला इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2001, बहादुरी का अवार्ड मिला दोस्तों। ये इंटरकास्ट स्ट्रगल करती है, इन्होंने इंटरकास्ट के लिए बहुत ज्यादा काम जो है वो किया है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद ऐश्वर्या श्रीधर, बहुत ही फेमस लेडी हैं। ऐश्वर्या श्रीधर जी को अवार्ड मिला है 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड ऑफ द ईयर ऑफ 2020। तो ये तीनों के तीनों बहुत ही प्रसिद्ध महिलाएं, तो ये नाम जो है वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हैज रिकमेंडेड द यूएस गवर्नमेंट टू पुट विच कंट्री इन ए लिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो मतलब उन कंट्रीज को पर्टिकुलर कंसर्न इसलिए स्टेटस दिया जाता है क्योंकि उन कंट्रीज के अंदर जो है वो रिलीजन को लेके वायलेंस होती जा रही है, जिसके कारण जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ये रिकमेंड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट को कि यार आप इनको कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर कर दो, ताकि इनके ऊपर निगाह रखी जा सके कि किस तरह से ये रिलीजियस वाइज जो है वो टॉलरेंट जो है वो नहीं है, इनटॉलरेंट होती जा रही हैं। तो वैसे तो इन्होंने 14 कंट्रीज को जो है वो ऐसा कहा है कि हाँ रिकमेंड किया है कि ऐसा हो, लेकिन हम जो है वो बात करेंगे किसकी, इंडिया की। इन्होंने 2020 का आंकड़ा लिया है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, रिलीजियसली लोगों को तंग किया जा रहा है, और रिलीजियसली लोगों को जो है वो वहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण इंडिया को रिकमेंड किया गया कि कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो डाल दो। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा याद रखना, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया के इस बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये कहना इस ऑर्गेनाइजेशन का कि इंडिया को ऐसे डाल दो, तो मतलब ये नेगेटिव इंपैक्ट है किसी भी कंट्री के लिए। और ये दूसरी बार उन्होंने रिकमेंड किया लगातार कि इंडिया को जो है वो इस तरह की डेजिग्नेशन जो है वो दे दी जानी चाहिए, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। लेकिन पहली बार यूएसए ने नहीं माना था, अब देखा जाएगा कि मानते हैं नहीं मानते। लेकिन क्योंकि मानना जो है वो बाइंडिंग नहीं है यूएस गवर्नमेंट के ऊपर, ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, सिर्फ सलाह है कि ऐसा करना चाहिए। और यूएस ने यार इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट के अंदर भी डाल दिया कि आपको देखा करेंगे कि आप किस तरह से पैसे को मैनेज कर रहे हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? आपको पता है रिसेंटली डॉलर का प्राइस बढ़ गया, डॉलर का प्राइस बहुत बढ़ गया, क्योंकि इंडिया के लोग यार बाहर भी बहुत जा रहे हैं। हमारा जो है वो ड्यू टू कोविड-19 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी इंक्रीज हो गया, जिसके कारण डॉलर की डिमांड जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ गई और डॉलर का प्राइस बढ़ गया। अब उस डिमांड को शांत करने के लिए हमें डॉलर चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा डॉलर्स को परचेज कर लेती है अलग अलग जगह से। अब वो इतना ज़्यादा परचेज कर लिया कि वो 5% ऑफ जीडीपी बन गया। लेकिन जो डेडलाइन है वो 2% ऑफ जीडीपी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3% कर सकते हो आप जीडीपी का, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इन्होंने 5% डॉलर जो है वो खरीद लिया। दूसरी बड़ी बात जो है वो इन्होंने क्या कर दी, दूसरी बड़ी बात होगी कि यूएस के साथ इनका जो आप कह सकते हो फॉरेन ट्रेड है वो सरप्लस हो गया यार। यूएस के साथ जो फॉरेन ट्रेड है वो सरप्लस हो गया। जब सरप्लस हो गया तो यूएस को ये अच्छा नहीं लगा कि हमारे साथ सरप्लस कैसे हो गया, तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है इंडिया के पास चला गया। तो इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए इन्होंने देख लिया कि यार इंडिया जो है वो करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है।
अपनी मर्जी से जो है वो बढ़ा रहा है, अपनी मर्जी से कम कर रहा है, तो उसके ऊपर निगाह रखी जानी चाहिए। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये तो चलो आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं रीसेंट रिलेटेड न्यूज के ऊपर। रीसेंट रिलेटेड न्यूज क्या कहती है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 जो रिसेंटली पब्लिश किया गया, तो इंडिया ने उसमें 67 स्कोर हासिल किया और इंडिया की पोजीशन डाउनग्रेड कर दी, पार्शली फ्री कर दिया। इससे पहले इंडिया जो है वो किस में था, फ्री कंट्रीज में जो है वो आता था। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनाइज या किस इंडेक्स के अंदर इसको किया गया। और ये यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पब्लिश करते हैं, जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। और दोस्तों यहाँ पे याद रखना, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो कि नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं। यस, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस है 2022 के प्रीलिम्स के अंदर। ईपीएफओ वाले बच्चे ध्यान से देख ले, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव क्या है। ये दोस्तों सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि कोई भी कंट्री अगर इसको साइन करती है तो वो आपस में एक ऐसी सप्लाई चेन को मेंटेन रखेंगे जिसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए और आपस में गुड्स को क्या करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। जिससे क्या होगा कि बहुत सी ज्यादा कंट्रीज जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसमें एक इंडिया तो है ही है, तो इंडिया ने ये पैक्ट साइन किया है दो कंट्रीज के साथ और, मतलब जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि एक ही ऑप्शन है दो वाली, बोथ ए एंड सी। तो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम आपस में ट्रेड इतना करेंगे कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि ये तीनों कंट्री चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, खास करके इंडिया तो है ही, टॉयज के लिए कह सकते हो, फार्मास्यूटिकल्स के लिए कह सकते हो। तो मतलब किसी भी टाइम पीरियड पे, किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर जो है वो हमें किसी और कंट्री से सामान लेना पड़े, रेदर देन कि हम आपस में जो है वो क्या कर ले, ट्रेड कर ले, तो इसको कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। और स्पेशली ये किया गया है इंडो पैसिफिक रीजन को मजबूत करने के लिए, जिसमें चाइना का दबदबा बहुत ज्यादा है। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया लॉन्च द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो इसको जो है वो सप्लाई चेन क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तीन कंट्रीज ने पैक्ट साइन किया ताकि चाइना का दबदबा जो है वो ट्रेड में क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और तीनों नेशंस ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम साल में एक बार जो है वो जरूर मिला करेंगे, इसके ऊपर बात किया करेंगे कि किस तरह से हमने जो ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है उसको हमने इंप्लीमेंट करना है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और एक बार साल में जो है वो जरूर मिलेंगे, और इसमें फिर अलग अलग तरह की जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्री, एंटिटीज, सबको जो है वो इकट्ठा लेके आएंगे, किस तरह से गुड्स को डिलीवर करना है, किस तरह से सर्विसेज को डिलीवर करना है, किस तरह से सुनामीज, अर्थक्वेक्स और पैंडेमिक में हमने एक दूसरे के काम आना है, वो सारी चीजें जो है वो क्या की जाएंगी, इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो इसमें दोस्तों दो कंट्रीज हमारे पास आ चुकी हैं। दोनों कंट्रीज कौन कौन सी, एक तो ऑस्ट्रेलिया आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है, स्कॉट मॉरिसन है दोस्तों। और करेंसी कौन सी है, जापानीज जेन है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, जोशीहिडे, ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो कैनबरा है दोस्तों, कैनबरा, स्कॉट मॉरिसन। और करेंसी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और जापान की है येन, ठीक है, ये तो मतलब पता ही है सारे बच्चों को, जापान की येन है, कैपिटल जो है वो टोक्यो, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, जोशीहिडे सुगा। तो ये चीज याद रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, और आपने लेकिन वीडियो को लाइक करना है यार। मैं हमेशा कहता हूं आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो, तो सपोर्ट जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट ही जो है वो मोटिवेशन का एक जरिया है। तो 700+ लाइक शेयर करो यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम रीच जो है वो हो सके। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी बिकम द फर्स्ट लार्ज कॉन्टिग्यूअस टेरिटरी टू बी कॉन्फर्ड विद द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। मतलब बहुत बड़ी एक टेरिटरी जिसको ऑर्गेनिक टेरिटरी कह दिया गया, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है वो उसको मिल चुका है। तो ये आपने मुझे बताना है कि आंसर जो है वो इसका क्या होगा। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों, आंसर क्या होगा कि सबसे बड़ी टेरिटरी इंडिया के अंदर जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल चुका है। क्योंकि अगर आपको पूछेंगे कि सबसे पहली यूटी जिसको ऑर्गेनिक यूटी कहा गया वो कौन सी है, लक्षद्वीप है दोस्तों। कौन सी है, लक्षद्वीप। अगर आपको पूछा जाए सबसे पहली स्टेट जिसको ऑर्गेनिक का टाइटल दिया गया पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सी है, सिक्किम है दोस्तों। कौन सी है, सिक्किम। लेकिन अब जो है वो एक यूटी ऐसी आ गई है दोस्तों जिसमें सबसे बड़ा एरिया जो है वो ये डिक्लेयर कर दिया। ना तो वो उतना एरिया सिक्किम का है, ना ही वो उतना एरिया लक्षद्वीप का है। इतना हेक्टेयर एरिया जो है वो अंडमान निकोबार के अंदर डिक्लेयर कर दिया है। वो ऑलमोस्ट कितना है, 14,000, ऑलमोस्ट 14 है, 14,000 मैं आपको एग्जैक्ट भी बता दूंगा। लेकिन इतना स्क्वायर हेक्टेयर एरिया जो है वो क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, एज ए ऑर्गेनिक एरिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो 14,400 हेक्टेयर एरिया
एरिया जो है वो अंडमान निकोबार का डिक्लेयर कर दिया ऑर्गेनिक एरिया और बिकम्स फर्स्ट लार्ज टेरिटरी टू गेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। मतलब इतना बड़ा एरिया जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो मतलब बहुत ही सिंपल हो गया यार कि यार इतनी बड़ी टेरिटरी डिक्लेयर कर दी गई है। इससे पहले लक्षद्वीप जो है वो इंडिया की 100% ऑर्गेनिक यूटी, और सिक्किम जो है वो पूरे वर्ल्ड की इवन सबसे पहली स्टेट है जिसको जो है वो ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा जो है वो दिया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट लार्ज कॉन्टिगस टेरिटरी जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है। और ये कौन से प्रोग्राम के अंदर आता है? लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। और ये प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स की तरफ से एरिया डिक्लेयर किया जाता है, और किसके अंदर? परंपरागत कृषि विकास योजना, मतलब पुराने मेथड के साथ हम कृषि कर सकें ताकि ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू कृषि हो सके। और ऑर्गेनिक मेथड का मतलब है कि कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी हम यूरिया उसमें यूज नहीं करेंगे, कोई हानिकारक पदार्थ नहीं यूज करेंगे, नेचुरल तरीके से वो क्या होगी? तैयार होगी। और इसी के ऊपर फोकस है कि हम इसको नेचुरल तरीके से तैयार कर सकें। और इस स्कीम को परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में लॉन्च की गई थी ताकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ा सके, नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ा सके। और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से क्या होगा कि फार्मर्स जो किसी भी जगह पे होंगे वो ऑर्गेनिक फूड को मार्केट में बेच सकते हैं, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि नेचुरल है, और इससे क्या होगी? उनकी इनकम जो है वो क्या हो सकती है? यहाँ पे इनहेंस हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजों को इनिशिएट किया जा सके। और ये 2015 की स्कीम में परंपरागत कृषि विकास योजना की ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू हमने इसको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कौन है हमारे पास? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? मोरिना, मध्य प्रदेश। याद रखना है, मोरिना मध्य प्रदेश। दो हमारे पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, कौन है? एक तो परसोत्तम जी हैं, परसोत्तम रुपाला जी, और एक है कैलाश चौधरी जी। तो याद रहेंगी दोनों चीजें? यस, याद रहेंगी। और बाकी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। अब आते हैं नेक्स्ट एरिया के ऊपर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक करंट रिलेटेड न्यूज है कि सोलर मिशन के डाटा को इकट्ठा करने के लिए एक जो है वो हमने सेल बनाया है, और उस सेल का नाम भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले बताएं कि वो सोलर मिशन का नाम क्या है। तो सोलर मिशन का दोस्तों नाम क्या है? यहां पे है आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1। याद रखना है, इसको लॉन्च जो है वो किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 2022 के एंड तक जो है वो इसको लॉन्च कर देंगे। 2023 के स्टार्टिंग में भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी जो हमारा टारगेट है वो 2022 तक का ही है कि इसको लॉन्च करेंगे। और इसको सन को ट्रैक करने के लिए जो है वो बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है। तो एक तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। और इसके लिए दोस्तों क्या किया गया? एक आदित्य L1 स्पोर्ट सेल बनाया गया है। ये सेल क्या करेगा? जितना भी डाटा आदित्य L1 मिशन के थ्रू इकट्ठा किया जाएगा या जितना भी डाटा यूज किया जाएगा वो सारा का सारा इस आदित्य L1 स्पोर्ट सेल के अंदर जो है वो इकट्ठा होगा। ये मतलब लॉगिन करके जो है वो इसके अंदर जो है वो आप इसको असेस कर सकते हो। ये यूजर इंटरफेस के तौर पे इसको वेबसाइट पे डाला जाएगा। और इसको कौन जो है वो बना रहा है? आदित्य L1 स्पोर्ट सेल जो है वो दोस्तों एरिस इंस्टीट्यूट बना रहा है। एरिस का मतलब है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, जो कि कहां पे मिलेगा? आपको उत्तराखंड के अंदर मिल जाएगा। और ये स्पोर्ट सेल अकेला एरिस नहीं बना रहा, इसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन तो होगी इसरो, ये तो आपको हर जगह पे मिलेगी, जो भी स्पेस प्रोग्राम होगा हमारा, तो उसके थ्रू ही जो है वो सारा का सारा डाटा जो है वो यहाँ पे पहुंचेगा। और जितना भी डाटा आदित्य L1 स्पोर्ट सेल के अंदर होगा वो सारा का सारा डाटा जो है वो एक सिंगल वेब बेस्ड इंटरफेस के ऊपर आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि लाइक कोई स्टूडेंट है, फैकल्टी है, रिसर्चर्स हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, इंस्टीट्यूशन के इंडिया के अंदर, वो फ्री असेस ले सकते हैं कुछ सैंपल साइंटिफिक डाटा का यहाँ से, जो कि सन से हमें इकट्ठा हुआ, ताकि उनकी रिसर्च में यार कोई भी तरह की रुकावट ना आए। तो ये मतलब इनिशिएटिव जो है वो किया गया है। तो याद रखना है, इसरो इसमें इन्वॉल्व है, इसमें एरिस इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? आपको उत्तराखंड के अंदर मिल जाएगा। इसरो का तो आपको पता ही है, इसरो का बेंगलुरु में है, और इसरो के हेड कौन है? के सिवान। और रिसेंट न्यूज याद रखनी है कि डाटा पैटर्न्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड चेकआउट सिस्टम जो है वो इसरो को दिया है। किस मिशन के लिए? गगनयान मिशन के लिए। ये चेकआउट सिस्टम क्या होता है? चेकआउट सिस्टम के अंदर जो केबल्स लगी हुई हैं उस गगनयान मिशन के अंदर या उस व्हीकल के अंदर, वो देखा जाता है कि कहीं पे कोई खराब तो नहीं है, कोई असेंबली तो नहीं गलत जुड़ी हुई। ये सारा चेक करने के लिए एक चेकआउट सिस्टम जो है बनाया जाता है, जो कि टेक्निकल बेसिस पे होता है। और ये 100% इंडिजीनियसली, मतलब इंडिया के प्रोडक्ट से बनाया गया। और किसने बनाया? डाटा पैटर्न्स ने इसको बनाया, और इसरो को दिया है कौन से मिशन के लिए? गगनयान, जो कि आप कह सकते हो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो प्रोग्राम होगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता लग गई, इसरो के बारे में पता लग गया, आदित्य L1 के बारे में पता लग गया। लेकिन यहाँ पे यार कुछ ऑप्शन आप और भी देख रहे हो। कौन सी ऑप्शन देख रहे हो? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक ऑप्शन मियो करके। क्या करके देख रहे हो? मियो करके। तो मियो दोस्तों एक प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है मियो? मरकरी का एक प्रोग्राम है।
किसका प्रोग्राम है? मरकरी का। इसका मतलब है मरकरी मैग्नेटोस्फीयर, ध्यान से सुनना है, मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर। ऑर्बिटर ये जाक्सा की तरफ से लॉन्च किया गया है, मतलब ये 2025 तक जो है वो इसका पूरा होगा सारा का सारा सिस्टम। तो जाक्सा मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने 2025 में इसका ऑर्बिटल स्टेटमेंट जो है वो लेना है। तो ये मरकरी मिशन है दोस्तों जापान का। नेक्स्ट है पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब दोस्तों किसका है? ये नासा का है, याद रखना है, पार्कर सोलर प्रोब नासा का है। ये वैसे तो 2018 में लॉन्च हो गया, लेकिन इसका भी जो डाटा है वो 2025 तक क्या होगा? कलेक्ट होगा, लेकिन ये सूरज का ही है, मतलब सन का ही है। नेक्स्ट एक है सोलर ऑर्बिटर। ये दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ये भी सन मिशन है, ये 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है इन चीजों को। तो सोलर स्टडीज या आप कह सकते हो कि सोलर फिजिक्स के बारे में जानकारी जो है वो यहां से मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, और ये इंडिया की बहुत फेमस जो है वो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कंपनी है। और विच कंपनी मेड ए पार्टनरशिप टू एक्सपैंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल मार्केट में भी यूपीआई को आगे लेके आना है, तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे यूपीआई को आगे बढ़ा सकें। ये मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यूपीआई को आगे बढ़ाना है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंडिया में वैसे तो यूपीआई की ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, अकॉर्डिंग टू वन डाटा कि 2020 तक 15% ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं उसमें 15% ऑफ जीडीपी जो है वो यूपीआई के थ्रू ही हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट, जो कि एनपीसीआई का ही एक यूनिट है, उसके साथ टाई अप किया है कि जो इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसर है जिसका नाम है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, दोनों मिलकर यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। और क्या होगा कि जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यूपीआई पेमेंट सर्विसेज होंगी, वो सारी की सारी जो है ये फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम जो है वो अपने एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आगे बढ़ाएगा। इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जिसको हम कहते हैं एनआईपीएल। एनआईपीएल का मतलब है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये रियल टाइम पेमेंट्स को प्रोसेस करेंगी और टेक्निकल जो है वो क्या करेंगी, आप कह सकते हो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे यूपीआई को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, हाँ बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे निगाह रख सकते हो, मतलब उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो उसकी फुली ओन्ड सब्सिडरी है दोस्तों, एक उन्होंने रिसेंटली बनाई है, मतलब अभी की न्यूज है ये, जस्ट हमने इसको अप्रैल में कवर किया है कि एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड उन्होंने बनाया है। इसका फंक्शन क्या होगा, मतलब जितनी भी अब आप कह सकते हो रेकरिंग पेमेंट होगी वो इसी एनपीसीआई भारत बिल पे के थ्रू होगी, और जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी, जितनी भी नई ट्रांजेक्शंस होंगी वो सारी भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू होंगी, क्योंकि एनपीएससी ने सारी ट्रांजेक्शन ट्रांसफर कर दी हैं भारत बिल पे लिमिटेड को। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर जो ये कंपनी है दोस्तों एंड सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है, लेकिन आपने और कुछ याद नहीं रखना। एनपीसीआई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके एमडी और सीईओ कौन है? दिलीप असबे। ये पूछा गया बहुत बार और आगे भी क्वेश्चन आता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्डी मनोज दास पास्ट अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है नाम, मनोज दास जी। इनका देहांत तो पौंडीचेरी में हुआ है, लेकिन ये बिलोंग कौन सी स्टेट से करते हैं? ओडिशा से। ये याद रखना है, ओडिशा से बिलोंग करते हैं। किस लैंग्वेज से बिलोंग करते थे? अगर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो एक्टर थे। एक्टर थे, लैंग्वेज नहीं भाई। एक्टर हो सकते थे, अगर लैंग्वेज के बेस पे बात करूं तो एक्टर गलत है, क्रिकेटर गलत है, एथलीट गलत है, आंसर क्या होगा? राइटर होगा। कौन सी लैंग्वेज के राइटर थे? उड़िया लैंग्वेज के राइटर थे, और साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर थे, मतलब दो फेमस लैंग्वेज के क्या थे? राइटर थे। तो नाम यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा? मनोज दास। और इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है कि मनोज दास जी को 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दोनों मिल चुके हैं। पद्म भूषण इनको मिला था जो है वो रिसेंटली 2020 में, पद्म श्री तो इनको बहुत पहले मिल चुका था 2001 में। 2020 में इनको मिला आर्ट एंड लिटरेचर एंड एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ाने के लिए। श्री अरबिंदो घोष की जो फिलॉसफी है उनको ये आगे बढ़ाते थे, और ये करंटली जो है वो पढ़ा भी रहे थे कहाँ पे? श्री अरबिंदो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। और इनका बहुत बड़ा रोल है, खास करके जो उड़ीसा के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता देता हूँ कि इन्होंने 2 मैगजीन्स को एडिट किया है, जिसका नाम है दिगांता, याद रखना है दिगांता, एक द हेरिटेज। हेरिटेज, तो इन दोनों मैगजीन को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एडिट किया है। अदरवाइज ये बहुत बड़े आप कह सकते हो कॉलमिस्ट भी हैं, मतलब ये न्यूज़पेपर में लिखते रहते हैं, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू, द स्टेट्समैन, जो बहुत ही लेजेंड न्यूज़पेपर है उसमें भी ये लिखते रहते हैं। तो आप फोटो देख सकते हो मनोज दास जी का, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया। याद रखना है उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं, देहांत पुडुचेरी में हुआ है, और किससे बिलोंग करते हैं? राइटर हैं उड़िया और इंग्लिश के। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंटीग्रेटेड सोलर ड्राइड एंड पायरोलाइसिस पायलट प्लांट लेड। तो आप बताएंगे ये प्लांट जो है वो कहाँ पे बनाया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है हमारा, मतलब जिसको हम CSIR भी कहते हैं, तो उनका एक इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु के अंदर जिसका नाम है CLRI, मतलब सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये खोला गया है। उन्हीं के जो डायरेक्टर हैं उस इंस्टीट्यूट के, डॉक्टर KJ श्रीराम, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नाम है सोलर ड्राइड एंड पायरोलाइसिस पायलट प्लांट। और ये दोस्तों कहाँ पे खोला गया? तमिलनाडु में, इसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो खोला गया है। ये इंडो जर्मन प्रोजेक्ट है जो एलोकेट किया गया इस इंस्टीट्यूट को, जिसका नाम है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या था? पायरासोल। याद रखना है, पायरासोल। और इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली क्या है कि जितना भी वेस्ट होगा, जितना भी अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको बायोचार में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर बायोचार में कन्वर्ट करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। एनर्जी जो है वो स्मार्ट सिटीज बनाने में आगे क्या करेंगी? हेल्प करेंगी। मतलब जो एनर्जी की डिमांड है वो यहां से क्या की जा सकती है? पूरी की जा सकती है। ये पूरा का पूरा प्लांट जो है वो उसी के लिए है। तो पहले तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको ड्राई किया जाएगा, फिर उसको जो है वो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको कन्वर्ट करेंगे बायोचार में, और उसके बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। और स्टेट कौन सी है दोस्तों आपके पास? तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु उस जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर है, तो वहीं पे इसको खोला जा रहा है, इसीलिए जो है वो आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो। तो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। और ये 74th फाउंडेशन डे था इस सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, 23 अप्रैल को। तो उसी टाइम पीरियड पे इसको जो है वो ऐसा किया गया। और मैं मिशन का नाम बता चुका हूँ और इसमें होगा क्या वो भी हम बता चुके हैं। तो इस चीज को याद रख लेना है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए स्टेट दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेट कौन सी हमारे पास? तमिलनाडु। तमिलनाडु के दोस्तों आपको पता है कि जो हमारे पास गवर्नर हैं वो तमिलनाडु के कौन है? गवर्नर तमिलनाडु के हमारे पास हैं बनवारीलाल पुरोहित जी। कौन है? बनवारीलाल पुरोहित जी। और चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है हमारे पास के पलानीस्वामी जी। के पलानीस्वामी जी। और तीसरी चीज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चे मुझे कहते रहते हैं कि सर बता दिया करो हमेशा, वो है हमारे पास नेशनल पार्क्स। दोस्तों बहुत से नेशनल पार्क आप तमिलनाडु में मिलेंगे, जितने मुझे याद आते हैं मैं उतने का आपको बता देता हूं। अन्नामलाई नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मुदुमलाई, ये दोनों तो आप इकट्ठा याद कर सकते हो। मुदुमलाई, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, इवन अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी है यहीं पे। एक आपको मिलेगा यहाँ पे करियन शोला नेशनल पार्क, करियन शोला नेशनल पार्क। एक आपको यहां पे मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार, बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क बेसिकली। गाउंडी नेशनल पार्क, गाउंडी नेशनल पार्क, ग्रास हिल नेशनल पार्क, ग्रास हिल नेशनल पार्क। तो देखो कितने हो गए? 6 हो गए। अन्नामलाई, मुदुमलाई, करियन शोला, ग्रास हिल, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गाउंडी नेशनल पार्क। ये सारे के सारे आपको तमिलनाडु के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और ये पिक्चर से करेंगे हम। क्वेश्चन है बेसिकली, डे है एक, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2021। और ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी को। मतलब काम के टाइम पीरियड पे आपकी सेफ्टी हेल्थ से रिलेटेड या किसी भी तरह से रिलेटेड होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं वो गाय राइडर हैं, याद रखोगे आप, गाय राइडर। और इसको क्रिएट किया गया था वर्ल्ड वार 1 के बाद, 1919 में इसको बनाया गया था। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 187 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों इसका मेन मकसद है दिन का कि हमने एक्सीडेंट और डिजीजेस को रोकना है काम के दौरान, और लोगों को अवेयर करना है कि किस तरह से हम जो है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, मतलब काम के दौरान हेल्थ का और सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। और खास करके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है वो महत्व जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यह चीजें डिस्कस कर चुके हैं और ये दिन जो है वो 2003 में जो है वो डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, 700 प्लस टारगेट, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। विच कंपनी अनाउंस्ड ₹135 करोड़ फंड टू टैकल द कोविड-19 क्राइसिस इन इंडिया। जिस टाइम पीरियड पे आप देख रहे हो उस टाइम पीरियड पे कोविड का हाल बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा हो चुका है इंडिया में, और इसको टैकल करने के लिए फंड की तो ज़रूरत है ही है, लेकिन साथ में लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया का साथ दे रही हैं। जैसे गूगल जो है वो इस टाइम पीरियड पे अनाउंस कर दिया उसने 135 करोड़ रुपीज़ वो क्या कर रहा है, इंडिया को फंड प्रोवाइड कर रहा है, ताकि
ताकि कोविड-19 को किसी तरह से टैकल किया जा सके। ये फंड जो है वो यूनिसेफ के थ्रू अर्जेंट मेडिकल सप्लाईज को पूरा करने के लिए दिया जाएगा, कुछ एनजीओज को दिया जाएगा ताकि फैमिलीज को ट्रीट किया जा सके। तो अलग अलग तरह से इस पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। लेकिन यार ओनली गूगल ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा पैसा प्रोवाइड करी, और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन लाइक मास्टर कार्ड भी प्रोवाइड कर रहा है, 10 मिलियन यूएसडी प्रोवाइड कर रहा है, इवन कोविड-19 क्राइसिस के लिए वो भी दे रहा है इंडिया में। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड कर रहा है, $1.5 बिलियन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 1.11 लाख करोड़ रुपए जो प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो वो सहायता कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया था गूगल। तो गूगल के बारे में याद रखना है कि आपको पता है सीईओ सुंदर पिचाई हैं, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और दूसरी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है मास्टर कार्ड के बारे में याद रखेंगे, सीईओ मिशेल मेबैक हैं। मिशेल मेबैक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि 1966 में बनाई गई थी। इसके हेड हैं मस्तसुगु, और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 68 इंक्लूडिंग इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। तो ये तो मेरे ख्याल से याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, नोटेड गुजराती पोएट पद्म श्री दादूधन गढ़वानी पास्ट अवे। तो इसमें एक तो नाम इंपॉर्टेंट है, दादूधन गढ़वानी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, क्योंकि गुजराती पोएट है तो आपको लैंग्वेज पूछी जा सकती है। सिर्फ दो ही चीजें इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट, क्यूबाज प्रेसिडेंट माइगुल डायज कैनल नेम्ड एट द चीफ ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी सक्सीड्स रॉल कैस्ट्रो। तो मतलब जो पुराने प्रेसिडेंट थे रॉल कैस्ट्रो, अब वो चले गए हैं, नए प्रेसिडेंट आ गए हैं क्यूबा के, जिनका नाम क्या है, माइगुल डायज कैनल। तो ये नाम आपने एक बार पढ़ लेना है, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम को पढ़ना है ताकि आपको ये पता लगे कि यार कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं। कैपिटल क्यूबा की आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल कौन सी है, हवाना है, और इसकी करेंसी कौन सी है, पैसो, क्यूबन पैसो। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेटिंग इंडिया इंटायर पॉपुलेशन अबव 18 ईयर इज 0.36% ऑफ जीडीपी। ये एक डाटा जो है वो दिया गया है, किसकी तरफ से दिया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। उनकी तरफ से डाटा दिया गया है कि 67,193 करोड़ रुपीस खर्च होंगे अगर 18 साल से ऊपर सारी पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं। ये सरकार का खर्चा होगा, जो कि 0.36% है पूरे इंडिया की जीडीपी का। और जिससे क्या होगा, टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन जो एलिजिबल होगी वैक्सीनेशन के लिए वो 84.19 करोड़ हो जाएगी, जो 18 से ऊपर वाली पॉपुलेशन होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो यहाँ पे खर्च हो जाएगा। तो याद रखना है। और सबसे ज़्यादा बर्डन जो है वो बिहार के ऊपर आएगा, क्योंकि इसमें से 0.36 में से 0.6% पैसा जो है वो सिर्फ बिहार का, जितना टोटल स्टेट का जीडीपी है उसमें से 0.6% जो है वो बिहार का पैसा खर्च हो जाएगा। मतलब जितनी बिहार की टोटल स्टेट जीडीपी है उसका 0.6% जो है वो यहाँ पे खर्च हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट 11% जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 22। याद ना करें, कोई भी अभी प्रेडिक्शन याद मत करें, क्योंकि ये वेरी हो रही है। कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं तो प्रेडिक्शन कम हो जाती है, कोविड-19 के केसेस ठीक हो जाते हैं तो प्रेडिक्शन बढ़ जाते हैं। तो अभी कोई याद ना करें, सिर्फ रीड आउट करें। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रेडिक्ट किया 11%, पहले इन्होंने 7 किया था, फिर 8 कर दिया, अब 11 कर दिया, तो बढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, तो याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, आरबीआई ने इशू किया गाइडलाइंस, किसके लिए, ऑडिटर्स के लिए, स्टैट्यूटरी जो ऑडिटर्स हैं, कि वो 3 साल के लिए जो है वो क्या किए जाएंगे, रजिस्टर किए जाएंगे। मतलब आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है 3 साल के लिए होगा। कल हमने किया था कि जो एमडी होंगे, सीईओ होंगे या फुल टाइम डायरेक्टर्स होंगे उनका 15 साल का टाइम पीरियड होगा। अब उन्होंने कह दिया कि जो ऑडिटर्स होंगे, उनकी फर्म्स होंगी, वो 3 साल के लिए जो है वो क्या होंगी, रजिस्टर होंगे। उनको तभी निकाला जा सकता है जब आरबीआई की तरफ से पर्टिकुलरली कोई आप कह सकते हो अप्रूवल ली जाए या उनको निकाला जाए आरबीआई की तरफ से, तभी आप ऐसा कर सकते हो। तो ये मतलब उनकी तरफ से कहा गया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इन्फ्यूज्ड ₹200 करोड़ इनटू आईएफसीआई टू इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं, जिसमें से एक है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो 200 करोड़ रुपया सरकार ने डाला है ताकि किसी ना किसी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाया जा सके और इसको इंप्रूव किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली है, इसको 1948 में बनाया गया था, और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री सुनील कुमार बंसल, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं, ना ही ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, 28 अप्रैल का, कल का क्वेश्चन क्या था, व्हेन डिड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बिकम एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन को बहुत से बच्चे जो है वो सही तरह से पढ़ नहीं पाए कि ये एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जम्मू कश्मीर में किस ईयर में एप्लीकेबल हो चुका था। तो बहुत से आंसर बच्चे बता रहे थे डी, तो डी यार दोस्तों गलत आंसर है। सही आंसर क्या है, सी, 1956 में। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि उस टाइम पीरियड पे इसका नाम क्या था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट।
याद रखना है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 या 49 करके इसको पास किया गया था, लेकिन 1966 में इसका नाम चेंज कर दिया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो 1966 में इंप्लीमेंट किया था, क्योंकि वो सेम प्रोविजन इंप्लीमेंट तो कौन से ईयर में हो गई थी, 1956 में हो गई थी। तो आंसर सही क्या होगा, 1956 होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पहला बैंक है जिसने एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था। स्टैटिक क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो कि आप लोग करोगे। और आजकल आप आंसर बहुत कम बताते हो, क्वेरीज ज्यादा पूछते हो, तो आंसर बताया करो यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आंसर बताया करो। मैं रिप्लाई भी करता हूँ आपको, आपके कमेंट को दिल दे के मैं जो है वो बता देता हूँ कि आपका सही है गलत है। अगर रॉन्ग है तो मैं लिखता हूँ नीचे कि आंसर आपका रॉन्ग है। तो 700+ लाइक करें, सब्सक्राइब करें यार चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और एक रिक्वेस्ट है यार, शेयर करना अपने सारे ग्रुप्स में। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, और इसी तरह से आप पीडीएफ्स को पढ़ते रहोगे और वीडियोस को देखते रहोगे तो आपका करंट अफेयर सेक्शन यार जरूर स्ट्रांग होगा। इसलिए मैं कहता हूं पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लो। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस कोड को यूज करोगे। ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है, डिस्काउंट की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये मेरी तरफ से आपको मिल रहा है, तो #10 कोड यूज कर सकते हो। तो गाइस हमेशा लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें और हमेशा खुश रहें। खुश रहेंगे तो जो है वो लाइफ भी ईजी रहेगी और आपका एग्जाम भी जो है वो जल्दी क्लियर होगा। यही उम्मीद है कि आप सारी नियमों का अच्छे से पालन करोगे, आप घर पे रहोगे, ध्यान रखोगे अपना और अपनी फैमिली का। और मैं जो है वो अब आपसे इजाज़त लूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।